हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए फिर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक कवकों यानी फंजाई और उच्चतर पादप जैसे कि कोई वृक्ष वगैरह की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य हैं, यानी एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये दोनों ही। तो देखिए कौन है। ऑप्शंस हैं जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइज़र, प्रवाल मूल, कोरल रूट, लाइकेन या फिर कवक मूल, फंगस रूट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, कवक मूल, फंगस रूट। उच्च पादपों यानी वृक्षों की जड़ों और कवक तंतुओं के बीच की सहजीविता को कवक मूल कहते हैं। यानी उच्च पादप और कवक तंतु ये दोनों एक दूसरे को किसी न किसी रूप में फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इनका जो ये रिलेशन है, इसी को ये रिलेशन ही कवक मूल कहलाता है, सहजीविता का। तो कैसे पहुंचाते हैं? जैसे कवक जो होते हैं वो जड़ों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वृक्षों की जो जड़ें होती हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। और इसके अलावा वो जो है मतलब वो क्या सहायता करते हैं, तो ये बहुत ही कुशलता के साथ खनिज और पानी को सोखने में जो पादप होते हैं उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे की सहजीविता प्रदर्शित करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है पादपालय फाइटोट्रॉन, पादपालय को फाइटोट्रॉन कहते हैं, एक सुविधा है। ऑप्शंस हैं रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो है नष्ट होने की कगार पे हैं उनका संरक्षण किया जाए, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, या फिर उत्परिवर्तन म्यूटेशन प्रेरित करने के लिए। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए। पादपालय एक फाइटोट्रॉन एक तरह का एक कमरा है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कभी कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में, मतलब नॉर्मल जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें नहीं उग पाते हैं, तो उनके लिए टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है। कोई परिस्थितियाँ उनके लिए नियंत्रित, ऐसी परिस्थितियाँ जो है क्रिएट की जाती हैं कि जिनमें वो उग सकें। तो ऐसी नियंत्रित परिस्थितियाँ उन पौधों के हिसाब से उन पौधों को उगाया जाता है और फिर उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है। तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए तो ये जो परिस्थितियां क्रिएट होती हैं ये पादपालय में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। तो देखिए सूची 1 में क्या है, फल, बीज, काष्ठ, लकड़ी और मंड। ठीक। सूची 2 में कहा गया है बीजांड, पत्ती, तना, अंडाशय। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सूची 1 का सूची 2 से संबंध क्या है। तो देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 1 3 2। मैच करके देखते हैं। 4 में यानी कि ए का 4 है, फल का जो संबंध है वो है अंडाशय से। परागकण की जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो परागकण की पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो अंडाशय होता है यानी ओवरी होती है वो फल में, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट बीज। बीज का संबंध है बीजांड से। ठीक है। और जो ओव्यूल्स होते हैं यानी कि बीजांड, यहाँ पे जो बीजांड होते हैं वो, अंडाशय जो होता है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है और जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है काष्ठ यानी लकड़ी। लकड़ी का संबंध तने से है, तने में लकड़ी ही पाई जाती है। और लास्ट है मंड। मंड का जो संबंध है वो है पत्ती से, और पत्तियाँ मंड यानी स्टार्च का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है 4 1 3 2 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचरित होता है जिससे डेंगू संचरित होता है, फैलता है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। सेक्सुअली क्या जीका वायरस फैलता है? ये संभव है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल 1, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल एक और 2 दोनों सही हैं, या फिर ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। जीका वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एडीज प्रजाति के जो मच्छर होते हैं, जैसे एडीज इजिप्टी और एडीज अल्बोपिक्टस, ये 2 मच्छर हैं एडीज प्रजातियों के, इनके काटने से फैलता है। और ये मच्छर ही डेंगू और चिकनगुनिया का भी संचार करते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाने का भी काम ये एडीज प्रजाति के जो मच्छर होते हैं यही करते हैं। तो पहला तो हमारा सही हो गया। दूसरा दिया गया है ये लैंगिक संबंधों द्वारा संचारित हो सकता है। तो ये जो है लैंगिक सेक्सुअली जो कांटेक्ट होता है उसके द्वारा भी ये संचारित होता है। भले ही इससे संक्रमित जो व्यक्ति, इन्फेक्टेड व्यक्ति है, पर्सन है, उसमें उस समय अगर जो लक्षण हैं वो नहीं भी दिख रहे हैं तभी भी ये फैल सकता है। तो ये बाद में इसके जो है लक्षण दिखाई देंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आयुर्विज्ञान के इतिहास की निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में से सर्वप्रथम कौन सी घटी है? यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंस की, और उनकी हिस्ट्री में ये बताना है कि सबसे पहली घटना जो है वो कब घटी है। ऑप्शंस देखते हैं। अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उपमार्ग शल्य चिकित्सा, बाईपास सर्जरी, बाईपास हार्ट में होती है, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी, और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा यानी कि प्लास्टिक सर्जरी। तो देखते हैं हमारी पहले जो है वो कौन सी घटी है। सबके सन देख लेते हैं, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण यानी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है ये हुआ है 1967 में, ठीक है। उसके बाद बाईपास जो सर्जरी है इसकी शुरुआत जो हुई है वो 2 मई 1960, ठीक है, 1960 में हुई। फिर टेस्ट ट्यूब बेबी ये 1978 है, और है प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, ये है 1814, ठीक। तो देखा जाए तो सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई है, प्लास्टिक शल्य चिकित्सा। तो हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। अब ये जो प्लास्टिक सर्जरी है इसकी शुरुआत, हालांकि ये चारों में सबसे पहले यही है, और इसकी शुरुआत जो हुई है वो भारत देश से हुई है। भारत देश में महर्षि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक शल्य चिकित्सा के जनक भी इन्हें कहा जाता है, महर्षि सुश्रुत को, ठीक है। यहीं से ही भारत से ही इसकी स्टार्टिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? 4 हार्मोन दिए गए हैं, इनमें किसमें आयोडीन जो एलिमेंट है वो पाया जा रहा है। ऑप्शंस हैं थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरॉन, इंसुलिन, या फिर एड्रिनलिन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन। हाँ, जो आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन कंठ के नीचे, थोड़ा सा गले से नीचे पाई जाने वाली एक थायराइड ग्लैंड, गले से नीचे एक थायराइड ग्लैंड पाई जाती है पेयर में, ठीक है। तो इन जो है ग्लैंड से, इन ग्रंथियों से
थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है और मुख्य रूप से ये इसमें जो है आयोडीन खनिज जो होते हैं वो मुख्यतः इसमें पाए जाते हैं और इसकी कमी की वजह से घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी की वजह से ही घेंघा रोग हो जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्वार्ट्ज एक रूप है किसका? ऑप्शंस हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, सोडियम सिलिकेट का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का। क्वार्ट्ज किसका रूप है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय रूप है जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है गैस में ध्वनि तरंग साउंड वेव के संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? इनके जो मूवमेंट होता है उसमें निम्नलिखित में से क्या होता है? रुद्धोष्म, एडियाबैटिक संपीडन और विरलन। रुद्धोष्म को एडियाबैटिक कहते हैं और संपीडन जो है वो है कंप्रेशन और विरलन रेयरफैक्शन। ठीक है, तो जब गैस में ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं तो उनमें क्या रुद्धोष्म, संपीडन और विरलन होता है या फिर समतापी आइसोथर्मल संपीडन और विरलन होता है या फिर समायतन आइसोकोरिक संपीडन और विरलन होता है या आइसोबारिक यानी समदाबी संपीडन और विरलन होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, गैस में जब ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं तो रुद्धोष्म संपीडन और विरलन होता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रोसेस क्या होती है? ये होती है कि जब किसी ऊष्मा गतिक निकाय यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें से ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है, या तो वो अंदर जा रही है या फिर बाहर निकल रही है, तो ऐसे प्रक्रम में अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन किया गया है तो परिवर्तन के समय उस जो भी चेंज हुआ है, अब उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाए हों या कुछ भी किया हो, तो परिवर्तन के समय उस सिस्टम या निकाय और जो बाह्य वातावरण है उसके बीच में अगर ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो ऐसा सिस्टम हमारा रुद्धोष्म या एडियाबैटिक होता है। और जब गैसों में ध्वनि तरंग के संचरण के दौरान रुद्धोष्म, एडियाबैटिक संपीडन और विरलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? ऑप्शंस हैं बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट या फिर डोलोमाइट। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। तो ये जो बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट ये तीनों ही कोयले की अलग अलग किस्में हैं। ठीक है, लेकिन जो डोलोमाइट है ये मैग्नीशियम का ये अयस्क है। ठीक है, ये मैग्नीशियम का अयस्क है, इसलिए ये कोयले का इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें ठंडक उत्पन्न की जा रही है तो वो किसके द्वारा हो रही है? ऑप्शंस हैं संपीड़ित कंप्रेस गैस के अकस्मात प्रसारण से, अचानक उसके जो है निकल जाने से, रिलीज हो जाने से, एक वाष्पशील द्रव के वाष्पित होने से, ऐसा द्रव जो डायरेक्ट द्रव से वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है उसके वाष्पित होने से, वह बर्फ जो हिमीकरण यंत्र में, ऐसा यंत्र जहाँ पे वो बर्फ जो है हिमीकरण यंत्र है वहाँ पे वो ठंडी हो रही है, उसमें निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती हैं, तो उसकी वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में शीतलन संपीड़ित गैस कंप्रेस की हुई, जब गैस को कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में कुछ हो जाती है, तो संपीड़ित गैस के अचानक प्रसारण से, अकस्मात प्रसारण से रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है।
आज की हमारी वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपना स्कोर भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।